चलिए, अब जो इसी कड़ी में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो टॉपिक है वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। फोटोसिंथेसिस होता कहां है? ग्रीन प्लांट्स में। अच्छा, ग्रीन प्लांट्स में कहां होता है? ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में कहां होता है? सेल्स में। सेल में कहां होता है? एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेली में, नाम क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट, बट इट डज सो ऑल्सो इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब लीफ में तो होता ही होता है, उसके अलावा ग्रीन पार्ट जितने भी होंगे सब में होगा। तो मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कहां हो रहा है, ग्रीन प्लांट्स में। ग्रीन प्लांट्स में कहां हो रहा है? ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में कहां हो रहा है? सेल्स में। और सेल में कहां हो रहा है? एक पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। देखिए, ये आपके पास एक क्लोरोप्लास्ट है। ये आपको समझना है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते क्योंकि सेल ऑर्गेनल नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड। तो यूकैरियोट्स की बात करनी, तो बताइए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट यूकैरियोट है, हायर है, तो उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होंगे। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है और उस सेल ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड। कितनी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन। फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन। कितनी मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन है। फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन, सेकेंड इज इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों ही मेम्ब्रेन्स के बीच का जो स्पेस है इसे आप पीपीएस बोलिए, पेरी प्लास्टोडियल स्पेस। पीपीएस, पेरी प्लास्टोडियल स्पेस कह सकते हैं। पेरी प्लास्टोडियल स्पेस, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस। अंदर क्या है जी? अंदर इसमें लिक्विड भरा हुआ है। सेल ऑर्गेनल है ना, तो लिक्विड कॉलोइडियल सब्सटेंस फुलफिल रहता है। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नाम क्या है? नाम है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड मैट्रिक्स वाला पार्ट है, देखिए आप इसे मैट्रिक्स लिखिए। मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट अगर आपसे पूछा जाए तो आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन क्या बोल रहे हैं? स्ट्रोमा। तो सीधा लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द स्ट्रोमा हो गया, मैट्रिक्स। देखिए बच्चे, ये लिक्विड पार्ट है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में लिक्विड पार्ट में डूबा हुआ रहता है अंदर मेम्ब्रेनस पार्ट। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाने के लिए उन मेम्ब्रेनस पार्ट्स को हम नाम देते हैं बेटा ग्रेना। नाम देंगे ग्रेना। ग्रेना मेम्ब्रेनस पार्ट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट मेम्ब्रेनस पार्ट को नाम दे रहे हैं ग्रेना। मतलब ग्रेना मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब बात आती है कि सर अभी तो आपने कहा था क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। बिल्कुल, क्लोरोप्लास्ट तो सेल ऑर्गेनल है, सेल के साइटोप्लाज्म में। इसके अंदर भी पाया जाता है मेम्ब्रेनस पार्ट, उसे हम नाम देते हैं ग्रेना। बच्चे, अगर आप इस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम को देख पा रहे हो अच्छे से, तो आप देखेंगे कि इसमें आपको मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रही है ना, वो स्टॉक की फॉर्म में दिख रही है। देखिए, एक, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, एक ग्रुप बन रहा है। ग्रुप मतलब ऐसे आपको एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये ऐसी बहुत सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो ग्रुप बना रही हैं। ये जो ग्रुप बना रही है ना मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, इस एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे थाइलेकोइड। नाम देंगे थाइलेकोइड।
ग्रुप बना रही है, बोलिए ग्रेना थाइलेकोइड। क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा पार्ट में डूबा रहता है मेम्ब्रेनस पार्ट, नाम ग्रेना। ग्रेना में मेम्ब्रेनस फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती हैं, उन स्ट्रक्चर्स का नाम थाइलेकोइड। एक का नाम थाइलेकोइड। क्या एक ही थाइलेकोइड है? नहीं, बहुत सारी थाइलेकोइड्स हैं। कैसे रहती हैं? ग्रुप्स में रहती हैं। जो थाइलेकोइड बनाती हैं ग्रुप, उनका नाम ग्रेना थाइलेकोइड है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये जो ग्रुप्स हैं वो आपस में कांटेक्ट में हैं सिंगल थाइलेकोइड से। सिंगल, जो कि ग्रुप नहीं बना रही है। देखिए आप, ये ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है इसकी हेल्प से, ये ग्रुप इससे जुड़ा हुआ है इसकी हेल्प से, ये ग्रुप इससे जुड़ा है इसकी हेल्प से, ये ग्रुप इससे जुड़ा है इसकी हेल्प से। तो जो सिंगल आपको दिखाई दे रही हैं, उन सिंगल थाइलेकोइड्स को हम नाम देंगे स्ट्रोमा थाइलेकोइड या स्ट्रोमा लैमिला। मतलब जो ग्रुप बना रही हैं वो ग्रेना थाइलेकोइड है, और जो सिंगल है वो स्ट्रोमा थाइलेकोइड है। तो मेम्ब्रेनस पार्ट इज ग्रेना। ग्रेना किससे बना हुआ है? मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन स्ट्रक्चर से। उन फ्लैटन स्ट्रक्चर्स का नाम क्या है? थाइलेकोइड्स। कितने टाइप की याद करनी है? 2 टाइप की थाइलेकोइड्स याद करनी है। फर्स्ट इज ग्रेना थाइलेकोइड, जो ग्रुप बनाती हैं, स्टॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। पाइल्स ऑफ द थाइलेकोइड कह दें, सिक्कों का ढेर, थाइलेकोइड्स का ढेर। सिक्के होते हैं ना, कॉइन्स, 1 2 3 4 सिक्कों का ढेर, स्टॉक बन जाता है। तो वैसे आप बोल दें थाइलेकोइड्स का ढेर, स्टॉक ऑफ द थाइलेकोइड्स। और जो इन ग्रुप्स को आपस में जोड़ रही हैं वो है स्ट्रोमा थाइलेकोइड। अकेली है, सिंगल प्रेजेंट है। तो ग्रेना थाइलेकोइड्स एंड स्ट्रोमा थाइलेकोइड, 2 तरह की थाइलेकोइड आपको क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगी। चलिए, यह बात आपको समझनी है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है, प्लांट सेल का एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें अपने खुद के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए, राइबोसोम भी एक सेल ऑर्गेनल है। सेल बायोलॉजी में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस cell organelle of the cell which are found in the cytoplasm of the cell as well as inside the some other cell organelles। मतलब ये राइबोसोम आपको सेल के साइटोप्लाज्म में भी मिलता है और साइटोप्लाज्म के अलावा कुछ सेल ऑर्गेनल्स में भी मिलता है, जो कि है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो अभी हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको क्लोरोप्लास्ट में लिपिड ड्रॉपलेट्स मिलती हैं और उसके साथ साथ आपको क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रैनुअल्स भी मिलेंगे, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है और उस फूड को प्लांट स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो बताइए, आपको इस क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च ग्रैनुअल्स भी मिलेंगे। तो ये पूरा हमारे पास स्ट्रक्चर हो गई है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। Where does the photosynthesis take place? Then answer is chloroplast. What is chloroplast? वो हमने यहां क्लियर कर लिया है कि भाई ये क्लोरोप्लास्ट है। चलिए आगे चले हम। तो अब इस क्लोरोप्लास्ट में आपको याद करना है कि अभी हम पढ़ के आए कि क्लोरोप्लास्ट का अंदर जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें लिक्विड पार्ट तो स्ट्रोमा है और उसमें जो मेम्ब्रेनस पार्ट प्रेजेंट है ना उसको ग्रेना कहते हैं। मेम्ब्रेनस पार्ट को ग्रेना कहते हैं। अब यह समझिए कि क्लोरोप्लास्ट में डिवीजन है लेबर का। क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में भी बांट दिया गया काम। जैसे एक घर में 2 फीमेल मेंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मेरी मदर है, एक मेरी वाइफ है। कितने फीमेल मेंबर हैं? 2 फीमेल मेंबर हैं। काम क्या है जी? आज उनका काम है कि वो खाना बनाएंगे। टर्म बोल रहा हूं, फूड, खाना बनाएंगे। लेकिन खाने में क्या बनाना है? रोटी बनानी है और सब्जी बनानी है। तो बांट दो ना काम। दोनों फीमेल में से एक सब्जी बनाएंगे और दूसरी रोटी बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? डिवीजन हो गया। किसका? लेबर का। तो ऐसा क्लोरोप्लास्ट के साथ भी है।
क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पार्ट जो है उसमें बच्चे फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस चलती हैं, और जो स्ट्रोमा पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस चलती हैं। तो फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप की रिएक्शंस हुई? दो। फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन, सेकेंड इज डार्क रिएक्शन। चलिए, क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शंस कहां होती हैं? क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट में फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शंस चलती हैं, और उस मेम्ब्रेनस पार्ट का नाम ग्रेना। फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शंस कहां चलती हैं? स्ट्रोमा में, जो कि लिक्विड पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का। बात आती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें लाइट एनर्जी को यूज किया जाता है। अब समझिए कि लाइट रिएक्शंस में ही काम आती है। आप देखिए, आप देखेंगे यहां सन है, सन से लाइट आ रही है। लाइट किस में काम आ रही है? लाइट रिएक्शंस में। और लाइट रिएक्शंस में वाटर का क्या कर दिया जाता है? ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है वाटर को। इससे क्या निकाले जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। क्या बनाए जाते हैं? NADPH। और क्या बनाया जाता है जी? ATP बनाया जाता है। कहां यूज आते हैं? डार्क रिएक्शन में यूज आते हैं। और डार्क रिएक्शन में इस ATP और NADPH2 से क्या करवाया जाएगा? रिडक्शन ऑफ CO2। और वापस मुझे NADP और ADP मिलेंगे जो लाइट रिएक्शन चलाएंगे, और इस डार्क रिएक्शन से मैं किसको बना लूंगा? ग्लूकोज को बना लूंगा। चलिए, लाइट एनर्जी यूज कौन करता है? लाइट रिएक्शंस करती हैं। CO2 का रिडक्शन होकर ग्लूकोज कहां बनता है? डार्क रिएक्शंस में बनता है। इसका मतलब पहले लाइट रिएक्शन चलती हैं, और जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH2 वो किस में काम आते हैं? डार्क रिएक्शंस में काम आते हैं। और फिर जब डार्क रिएक्शन चलती है तो ग्लूकोज बनता है। इसका मतलब पहले क्या होगा? लाइट गिरेगी, लाइट रिएक्शन चलेंगी, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट बनेंगे ATP एंड NADPH2। उनको यूज किया जाएगा, यूज करके डार्क रिएक्शन चलाई जाएंगी, और डार्क रिएक्शन से शुगर बनाई जाएगी, ग्लूकोज बनाया जाएगा, फूड बनाया जाएगा। तो बताइए, फूड लाइट रिएक्शन में बनता है या डार्क रिएक्शंस में? डार्क रिएक्शंस में। क्या डार्क रिएक्शन डायरेक्ट ही फूड का फॉर्मेशन कर देती हैं? नहीं नहीं, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट उसमें काम आते हैं। क्या लाइट रिएक्शन बिना लाइट के चल सकती हैं? बिल्कुल नहीं चल सकती। तो अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट पर लाइट गिरेगी तो लाइट रिएक्शन चलेंगी, लाइट रिएक्शन चलेंगी तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट ATP एंड NADPH2 बनेंगे, और ये बनेंगे तो डार्क रिएक्शन चलेगी, और डार्क रिएक्शन चलेगी तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। चलिए बच्चों, अभी तक हम पढ़ के आए हैं फोटोसिंथेसिस में कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है, वेयर डज द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। उसमें हमने बात की कि फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो पार्ट हमने पढ़े, एक तो मेम्ब्रेनस पार्ट ग्रेना, और एक लिक्विड पार्ट पड़ा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में हमने कहा कि डार्क रिएक्शन चलती हैं, ग्रेना में हमने कहा लाइट रिएक्शन चलती है। मींस क्लोरोप्लास्ट के अंदर लेबर डिवीजन होता है कि जो काम है उसका बांट दिया गया है। ग्रेना को लाइट रिएक्शन दी गई है और स्ट्रोमा को डार्क रिएक्शन दी गई है। ऐसी बात अब तक हमने की। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से पिगमेंट्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। वैसे हम डेफिनेशन पढ़ते टाइम ये बात पढ़ के आए थे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए जो हमें पिगमेंट रिक्वायर्ड है उसका नाम मेनली हमने बोला था क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि ग्रीन कलर का है। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स में सिर्फ क्लोरोफिल होता है, ये बात सही नहीं है। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के साथ भी एसेसरी पिगमेंट्स काम करते हैं। वो कौन कौन से पिगमेंट्स हैं, कैसे काम करते हैं, उनका काम क्या है, क्लोरोफिल क्या करेगा फोटोसिंथेसिस में, यही टॉपिक अब हमारा आगे स्टार्ट होने जा रहा है। जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की तो हम कहते हैं कि ये फॉलोइंग टाइप के हैं। मेनली हम 3 टाइप के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्लोरोफिल्स के बारे में, जो कि ग्रीन कलर के पिगमेंट है। दूसरे हम पढ़ने वाले हैं कैरोटिनोइड्स, और तीसरे हम पढ़ने वाले हैं फाइकोबिलिन्स। हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अब हायर प्लांट की बात आएगी तो हम जो डिटेलिंग करेंगे वो क्लोरोफिल और कैरोटिनोइड्स की ही करेंगे। हालांकि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हमें याद 3 करने हैं, क्लोरोफिल्स, कैरोटिनोइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। लेकिन जब हायर प्लांट्स की बात आती है
तो हम बात क्लोरोफिल्स और कैरोटिनॉइड्स की करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम क्लोरोफिल को। देखिए क्लोरोफिल्स जो है वो ग्रीन कलर पिगमेंट है। हम कल भी ये बात बोल के आए कि फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन टर्म लगाने का कारण ही वहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल था, क्योंकि क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। इसका मतलब हम कहते हैं ग्रीन प्लांट या ग्रीन पार्ट, प्लांट के ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। उसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि जिनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है उनमें ही फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का है, इसलिए हम इसको ग्रीन कलर का पिगमेंट बता रहे हैं ग्रीन प्लांट्स के अंदर। दूसरा भी ये बात याद रखेंगे कि क्लोरोफिल का सिंथेसिस करवाने के लिए लाइट एसेंशियल है। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने 4 रिक्वायरमेंट पढ़ी। हमने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, हमने कहा वाटर, हमने कहा लाइट। लाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए भी जरूरी है और लाइट क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए भी जरूरी है। और चौथी रिक्वायरमेंट हमने पिगमेंट पढ़ी थी और पिगमेंट हमने मेनली क्लोरोफिल कहा था। तो 4 रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, H2O वाटर, लाइट जिसमें हमने सनलाइट को बोला, और नंबर 4 पे हम बता रहे हैं पिगमेंट क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस के लिए भी लाइट एसेंशियल है और क्लोरोफिल का सिंथेसिस करवाने के लिए भी लाइट एसेंशियल है, जरूरी है। बिना लाइट क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो पाता है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, ये ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि ऑर्गेनिक हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए हैं, इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन? क्लोरोफिल्स। तो क्लोरोफिल्स ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व है। तो पहला तो ग्रीन कलर के हैं, दूसरा इनके सिंथेसिस के लिए क्या जरूरी है? लाइट जरूरी है, और तीसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। कौन? क्लोरोफिल्स। बात आए क्लोरोफिल्स की, तो आप बताइए कि क्लोरोफिल्स भी एक से ज्यादा टाइप के मिलेंगे प्लांट्स के अंदर। मेनली हम जो यहां पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं 5 पिगमेंट्स के नाम, क्लोरोफिल पिगमेंट्स के 5। आप बताइए। फर्स्ट है क्लोरोफिल ए, सेकंड है क्लोरोफिल बी, थर्ड है क्लोरोफिल सी, फोर्थ है क्लोरोफिल डी और फिफ्थ है क्लोरोफिल ई। बच्चे यहां आपको यह बात समझनी है कि क्लोरोफिल सी, डी और ई लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गी में मिलते हैं। एल्गी में, एल्गी लोअर प्लांट है। जब आप प्लांटी किंगडम पढ़ते हैं डाइवर्सिटी में तो आपने 5 डिवीजन पढ़े, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। और जिम्नो और एंजियो को हम हायर प्लांट्स में कंसीडर करते हैं। तो आप देखिए एल्गी लोअर प्लांट हुआ, सबसे लोअर डिवीजन है। अब उसमें सी, डी, ई प्रेजेंट है। मेरे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। अगर हम हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो हमें पिगमेंट सी, डी और ई को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बारे में। चलिए, क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है इसे हम प्लांट्स में यूनिवर्सल पिगमेंट बताते हैं। यूनिवर्सल पिगमेंट। देखिए हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, जब हमने वैन निल के एक्सपेरिमेंट की बात की तो हमने ये बात बताई कि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 का रिडक्शन करवाने के लिए उन्हें जिन हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट है वो हाइड्रोजन्स वो वाटर से लेते हैं प्लांट्स में, लेकिन बैक्टीरिया में वो H2S से, मतलब हाइड्रोजन डोनर जो होता है वो वाटर के अलावा कोई और सोर्स होता है। इसका मतलब जब आप प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 का रिडक्शन करवाने के लिए हाइड्रोजन्स वाटर से लेंगे। वाटर का फॉर्मूला H2O पढ़ा हमने। हाइड्रोजन्स कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ गए तो बचा क्या? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चली गई है एटमॉस्फेयर में।
मींस जो ऑर्गेनिज्म अपने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे CO2 का रिडक्शन करवाने के लिए वाटर का यूज करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म O2 लाइब्रेटिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे, क्योंकि वो अपने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ऑक्सीजन को लाइब्रेट करते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब बैक्टीरिया ऑक्सीजन लाइब्रेटिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, प्लांट्स हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फोटोसिंथेसिस के टाइम पे वाटर का यूज करेगा, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, उनमें क्लोरोफिल ए मिलेगा। इसका मतलब जो प्लांटी किंगडम है हमारे पास, एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म तक, तो सभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर वाटर मॉलिक्यूल का यूज करते हैं CO2 के रिडक्शन के लिए। तो सिंपल बात बनती है यहां पर कि पूरे प्लांटी किंगडम में आपको क्लोरोफिल ए मिलेगा, इसलिए हमने प्लांट्स के लिए इसको यूनिवर्सल बोल दिया है। दूसरी बात बच्चे जो आपको यहां पर समझनी है वो बात यह है कि क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं, ग्रीन कलर पिगमेंट हैं, बिल्कुल है। लेकिन जब इनकी स्टडी की जाएगी क्रोमेटोग्राम पर तो ये आपको ब्लू ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। अब बात आती है, क्लोरोफिल्स ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं, क्रोमेटोग्राम पर ब्लू ग्रीन दिखाई देते हैं। बिल्कुल, पिगमेंट्स की स्टडी करने के लिए आपको याद करना है, एक मेथड है, एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है क्रोमेटोग्राफी। बहुत सारे बच्चों ने इसका नाम सुना भी होगा, कुछ ने इसको पढ़ा भी होगा। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट, क्रोमेटोग्राफी मेथड वो मेथड है जिससे हम पिगमेंट्स की स्टडी करते हैं। और जब हम पिगमेंट्स की स्टडी करते हैं और जिस प्लेट पर हम पिगमेंट्स को अलग करते हैं उसे हम नाम देते हैं क्रोमेटोग्राम। अब ये एक मेथड है, लेबोरेटरी के अंदर होने वाला प्रोसेस है, तो इसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज भी किया जाता है। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो उन केमिकल्स के साथ जब ये क्लोरोफिल रिएक्ट करेगा तो बेटा आपको ये ब्लू ग्रीन कलर का दिखेगा। वैसे नेचुरली ये ग्रीन कलर का है। तो क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में क्रोमेटोग्राम पर क्लोरोफिल का कलर ब्लू ग्रीन दिखता है। दूसरे पिगमेंट हमारे पास है क्लोरोफिल बी। देखिए, हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि क्लोरोफिल ए सभी प्लांट्स में प्रेजेंट है और क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ है हायर प्लांट्स में, हायर एल्गी में। जो लोअर एल्गीज हैं वहां पर क्लोरोफिल बी नहीं होता। इसका मतलब सभी प्लांट्स में क्लोरोफिल बी नहीं है, लेकिन हायर प्लांट्स में तो क्लोरोफिल ए के साथ कौन है? क्लोरोफिल बी है। अब बात आती है कि क्लोरोफिल हमें हायर प्लांट्स में कौन से पढ़ने हैं? दो, क्लोरोफिल ए पढ़ना है और उसके साथ क्लोरोफिल बी पढ़ना है। ठीक है। अब दोनों में से पूछा जाए कि मेन पिगमेंट कौन है, चीफ कौन है, मेजर पिगमेंट कौन है, तो हमारा आंसर होगा क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। तो फिर क्लोरोफिल बी भी है हायर प्लांट्स में ए के साथ? बिल्कुल। क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए के साथ हायर प्लांट्स में एक एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की फॉर्म में काम करता है। एसेसरी मींस हेल्पर है, वो क्लोरोफिल ए के साथ मिलकर काम करता है। मेन पिगमेंट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्लोरोफिल ए है, लेकिन ए के साथ एक दूसरा पिगमेंट और काम कर रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट काम कर रहा है, जो कि है क्लोरोफिल बी। इसका मतलब ए अकेला नहीं है हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल, ए के साथ बी भी है। मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, साथ में हेल्पर बी है। अब ये मिलता कहां कहां है बताइए जी? यूग्लेनॉइड्स में मिलता है। प्रोटिस्टा में आपने यूग्लेनॉइड्स पढ़े हैं, आपको ये ग्रीन एल्गी में मिलेगा। ग्रीन एल्गी, हायर एल्गी, ये तीन एल्गी आपने पढ़ी हैं। रेड एल्गी रोडोफाइसी, ब्राउन एल्गी फियोफाइसी और ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी को हम हायर एल्गी में कंसीडर करते हैं,
जब आप डाइवर्सिटी पढ़ेंगे या पढ़ चुके हैं तो आपने ये बात बहुत अच्छे से क्लियर करनी है कि एल्गी के आगे हमने 3 क्लासेस पढ़ी, पहली रोडोफाइसी रेड एल्गी, दूसरी फियोफाइसी ब्राउन एल्गी और तीसरी ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। तो ग्रीन एल्गी में आपको मिलेगा रोडो और फियोफाइसी में, ब्राउन और रेड एल्गी में आपको क्लोरोफिल बी ए के साथ नहीं मिलने वाला है, इसलिए हम इसको यूनिवर्सल भी नहीं बोल रहे, और दूसरा हम इसको एसेसरी पिगमेंट कह रहे हैं। और हायर प्लांट्स में तो इसने मिलना ही मिलना है आपको। और यह भी आपको याद रखना है कि जब आप क्लोरोफिल ए को क्रोमेटोग्राफी में क्रोमेटोग्राम पर स्टडी करते हैं तो क्लोरोफिल ए कैसा दिखता है, ब्लू ग्रीन दिखता है, तो क्लोरोफिल बी कैसा दिखता है, क्लोरोफिल बी आपको येलोइश ग्रीन दिखता है क्रोमेटोग्राफी पर। वैसे इन जनरल अगर एक लीफ में से दोनों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी निकाल कर मेरे सामने रख दिए जाएं तो वो ग्रीन कलर के ही हैं। मैं उनमें फर्केशन नहीं कर पाता, मैं उनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही ग्रीन कलर के पिगमेंट हैं। लेकिन अगर मुझे इनको अलग अलग देखना है कि कौन सा ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल ए है, कौन सा बी है, तो मैं इसे क्रोमेटोग्राम पर देखूंगा। तो क्रोमेटोग्राम पर जो पिगमेंट मुझे ब्लू ग्रीन कलर का दिखाई देगा वो पिगमेंट क्लोरोफिल ए होगा, और जो मुझे येलोइश ग्रीन दिखेगा वो पिगमेंट क्लोरोफिल बी होगा। चलिए, इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो मेन पिगमेंट है वो कौन है, क्लोरोफिल ए है। अब क्लोरोफिल ए की अगर हम बात करें तो क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला हमें याद करना है C55H72O5N4Mg। C55H72O5N4Mg ये क्लोरोफिल ए का केमिकल फॉर्मूला है। और आप ये भी समझेंगे कि इसमें आपको CH3 ग्रुप मिलता है सेकंड पायरोल रिंग पर। अब ये क्या है वो आपको मैं भी क्लियर कर देता हूं। दूसरा जो पिगमेंट हमें याद करना है वो है क्लोरोफिल बी। इसमें देखिए फॉर्मूला तो वैसा ही है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो चेंज हो गया है। C55H70, ए में 72 था, बी में H70 है, O6, ए में O5 था, बी में O6 है, N4Mg। और इसमें आपको सेकेंड पायरोल रिंग पर CHO ग्रुप मिलेगा। कैसे, वो हम अभी इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जब आप क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल ए इज लाइक टेडपोल। देखिए, टेडपोल टर्म जो है वो आपने पढ़ा होगा शायद, या आप पढ़ेंगे फ्रॉग के लार्वा के लिए। लेकिन आपको टेडपोल स्ट्रक्चर जब भी पढ़ाई जाए तो आप दिमाग में रख लीजिए कि हमें 2 स्ट्रक्चर याद करनी है, एक तो हेड और एक टेल। जब हेड और टेल स्ट्रक्चर आपस में मिल जाती हैं तो ऐसी स्ट्रक्चर को टेडपोल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जब आप टेडपोल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में भी 2 पार्ट हैं, एक हेड और दूसरा टेल। हेड पार्ट को हम कहते हैं पोरफायरिन हेड। हेड पार्ट को हम पोरफायरिन हेड कहते हैं। इसका साइज है 15 इंटू 15 आर्मस्ट्रांग, और ये नेचर में हाइड्रोफिलिक है। देखिए, 2 टर्म आपको याद करनी है बच्चे, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, 2 टर्म है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। फिलिक वाटर लविंग सब्सटेंस, हाइड्रो वाटर, फिलिक लविंग, जो वाटर से रिएक्ट कर लें वो हाइड्रोफिलिक हैं। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो वाटर, फोबिया मींस डरना, दूर जाना। हाइड्रोफोबिक जो वाटर से रिएक्ट नहीं करते वो हाइड्रोफोबिक है, जो वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं तो वो हाइड्रोफिलिक हैं। तो बताइए, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर टेडपोल स्ट्रक्चर है? बिल्कुल है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट इज हेड, सेकंड इज टेल। हेड का नाम है पोरफायरिन हेड, और पोरफायरिन हेड हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर है। हाइड्रोफिलिक स्ट्रक्चर से मतलब कि ये वाटर से रिएक्ट कर रहा है।
और साथ में आप याद रखिए पोरफायरिन हेड का फॉर्मेशन 4 पायरोल रिंग्स मिलकर करती हैं। 4 पायरोल रिंग मिलती हैं। देखिए एक पायरोल 4 कार्बन और 5 मेंबर की रिंग होती है जिसमें 5वां मेंबर नाइट्रोजन है। ये एक पायरोल रिंग है, एक पायरोल जिसमें 4 कार्बन है और 5वां मेंबर नाइट्रोजन है। ऐसी ही एक दूसरी रिंग है। कौन सी रिंग है जी? ये भी रिंग पायरोल है। ऐसी ही एक और रिंग है। कौन सी रिंग है जी? पायरोल रिंग है। ऐसी ही एक और रिंग है। कौन सी रिंग है? पायरोल रिंग है। तो बताइए टोटल पायरोल कितनी है? 4 पायरोल्स हैं। फर्स्ट पायरोल, सेकंड पायरोल, थर्ड पायरोल एंड फोर्थ पायरोल। तो हाउ मेनी पायरोल्स? 4 पायरोल। ये चारों पायरोल आपस में जुड़ी हुई हैं। तो बताइए पोरफायरिन हेड में 4 पायरोल रिंग्स हैं, 1 2 3 4, और इनके सेंटर में मैग्नीशियम प्रेजेंट है जो कि चारों पायरोल से जुड़ा हुआ है। तो 4 पायरोल आपस में जुड़ी हुई और उनकी कोर मेटल है मैग्नीशियम, और ये पूरी स्ट्रक्चर पोरफायरिन हेड है। देखिए आप, इट्स ए टेट्रापायरोल स्ट्रक्चर विद मैग्नीशियम प्रेजेंट इन द सेंटर। कि सेंटर में प्रेजेंट है कौन? मैग्नीशियम। तो आप कह सकते हैं टेट्रापायरोल पोरफायरिन एमजी हेड। हेड जो है वो पोरफायरिन हेड है, उसमें 4 पायरोल हैं और सेंटर में एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है। कोर मेटल है मैग्नीशियम यहां पर। चलिए दूसरे नंबर पे जो हम बात करेंगे बच्चे वो टेल की बात करेंगे, और क्लोरोफिल की टेल को फाइटोल टेल कहेंगे। क्लोरोफिल की टेल को फाइटोल टेल कहेंगे। फाइटोल टेल जिसकी लेंथ है 20 आर्मस्ट्रांग और ये नेचर में हाइड्रोफोबिक है। बताइए हेड कैसा था? हाइड्रोफिलिक। टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक। बिल्कुल। आप ये भी याद रखेंगे कि जो टेल पार्ट है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ये 4th पायरोल के साथ जुड़ी हुई है। तो हेड पार्ट और टेल पार्ट मिलकर, हेड पार्ट और टेल पार्ट मिलकर एक टेडपोल स्ट्रक्चर है और इस टेडपोल स्ट्रक्चर का नाम है क्लोरोफिल। दूसरी बात आपको याद रखनी है यहां पर कि आपने क्लोरोफिल्स पढ़े हैं 5। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। इन 5 क्लोरोफिल्स में से एक क्लोरोफिल आप अपने दिमाग में रखिए, क्लोरोफिल सी। इस क्लोरोफिल सी में फाइटोल टेल एब्सेंट है। फाइटोल टेल एब्सेंट है, बाकी चारों में है। ए में, बी में, डी में, ई में है, सी में एब्सेंट है। और दोनों को मिलाकर हम नाम दे देंगे क्लोरोफिल। दूसरी चीज बच्चे यहां जो समझने की है वो ये कि आप कह रहे थे कि सेकंड पायरोल रिंग पर CH3 ग्रुप मिलता है क्लोरोफिल ए में और CHO ग्रुप मिलता है क्लोरोफिल बी में। तो देखिए हेड पार्ट की जो ये सेकंड पायरोल है इसमें अगर आपको CH3 ग्रुप मिले 3rd कार्बन पर, सेकंड पायरोल का 3rd कार्बन आप याद करेंगे, इस पर अगर आपको CH3 ग्रुप मिलेगा तो ये क्लोरोफिल ए है, और अगर आपको CHO ग्रुप मिलेगा बच्चे तो ये क्लोरोफिल बी है। यहां से आपका फर्केशन हो जाएगा वो वाला पॉइंट का कि CH3 ग्रुप इज फाउंड इन पायरोल रिंग इन क्लोरोफिल ए, सेकंड पायरोल रिंग इन क्लोरोफिल ए, एंड CHO ग्रुप इज फाउंड इन क्लोरोफिल बी। कहां पर? सेकंड पायरोल पर। तो वो सेकंड पायरोल ये वाली है, मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। दूसरी चीज, कल हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी।
क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर में हमने एक बात क्लियर की थी कि क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड पार्ट है, जो मैट्रिक्स है, उसे कहा जाता है स्ट्रोमा, और उस स्ट्रोमा पार्ट में मेम्ब्रेनस पार्ट है ग्रेना, और ग्रेना के अंदर एक सिंगल स्ट्रक्चर जो थी बच्चे, फ्लैट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसे हमने नाम दिया थाइलेकोइड। तो क्या थाइलेकोइड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? बोलिए यस, थाइलेकोइड एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब यहां इस बात का आपको खास ध्यान रखना है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना पार्ट में मिलते हैं, और ग्रेना पार्ट में भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में मिलेंगे, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में मिलेंगे। तो जब हम एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की बात करें कि जैसे मान लीजिए ये एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, तो आप याद रखिए कि ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दो स्ट्रक्चरल पार्ट, हेड और टेल में से जो टेल पार्ट है वो इस थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर डूबा हुआ रहेगा। इसका मतलब हेड पार्ट मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ है और टेल पार्ट मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ है। देखिए आप, टेल रिमेन्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो बायो मेम्ब्रेन्स हैं, जो लिविंग मेम्ब्रेन्स हैं बच्चे, वो लिपिड बाइलेयर हैं। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टेल पार्ट है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर डूबा रहेगा और हेड पार्ट बाहर की तरफ, मतलब टेल लिपिड बाइलेयर के अंदर डूबा हुआ है टेल पार्ट तो, और हेड पार्ट जो है वो मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ है। दोनों में से हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल। ये बात हुई है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर की। चलिए ये भी समझिए कि क्लोरोफिल का जो सिंथेसिस है वो सेल में कैसे होता है। दो केमिकल याद करेंगे आप, सक्सिनाइल को एंजाइम ए एंड ग्लाइसिन। देखिए सक्सिनाइल को एंजाइम ए आपको रेस्पिरेशन से मिलेगा, जिसे आप क्रेब साइकिल कहते हैं। रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस है, वहां से आएगा। कैसे आएगा, कैसे बनता है, वो सारी बातें हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। अभी तो हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। दूसरा है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड है। प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करने के लिए जो हम 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स पढ़ते हैं, उन 20 टाइप के अमाइनो एसिड में से एक अमाइनो एसिड है ग्लाइसिन। तो एक अमाइनो एसिड ग्लाइसिन और एक कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए आपस में रिएक्ट करते हैं और क्लोरोफिल की इनएक्टिव फॉर्म, जिसे कि हम प्रोटोक्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए रिएक्ट विद ग्लाइसिन, देन फॉर्म प्रोटोक्लोरोफिल। अब जब प्रोटोक्लोरोफिल बन गया है, तो प्रोटोक्लोरोफिल बनने के बाद, अभी ये इनएक्टिव फॉर्म है प्रोटोक्लोरोफिल, इस प्रोटोक्लोरोफिल पर लाइट गिरती है और साथ में दो हाइड्रोजन्स जुड़ते हैं, जिससे आपके पास क्लोरोफिल का फॉर्मेशन होता है। और इसे पूरे इक्वेशन को हम बायोसिंथेसिस ऑफ द क्लोरोफिल कह सकेंगे। तो सेल में, प्लांट सेल में सक्सिनाइल को एंजाइम ए ग्लाइसिन से रिएक्ट करके क्लोरोफिल की इनएक्टिव फॉर्म प्रोटोक्लोरोफिल का फॉर्मेशन करेगा, और प्रोटोक्लोरोफिल पर लाइट गिरेगी और दो हाइड्रोजन्स जुड़ेंगे और क्लोरोफिल की एक्टिव फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां इस बात पर भी आपको ध्यान देना है कि ये पूरी का पूरा जो इक्वेशन है, जो ये आपके पास क्लोरोफिल के बायोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, इसको करवाने के लिए आयरन की प्रेजेंस एसेंशियल है, बिकॉज दिस होल रिएक्शन इज इंड्यूस्ड बाय आयरन। इसका मतलब क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए
आयरन भी एक एसेंशियल मेटल है। समझिए, क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए मैग्नीशियम भी एसेंशियल है। मैग्नीशियम तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल पार्ट है। आप देखिए, क्लोरोफिल ए और बी की अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो पोरफायरिन हेड जो है, उन दोनों के, क्लोरोफिल ए के और क्लोरोफिल बी के पोरफायरिन हेड की कोर मेटल मैग्नीशियम है। तो बिना मैग्नीशियम के क्लोरोफिल का सिंथेसिस नहीं हो सकता। यह बात हमें समझ में आती है बिकॉज मैग्नीशियम इज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाए कि विच वन मेटल और द मिनरल इज नॉट ए स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल, not a structural part of the chlorophyll but essential for the chlorophyll synthesis, then हमारा आंसर है आयरन। आप देखिए, क्लोरोफिल का आपने केमिकल फॉर्मूला पढ़ा है, क्लोरोफिल की आप स्ट्रक्चर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने कहीं पर भी आयरन नहीं पढ़ा। लेकिन आयरन के बिना क्लोरोफिल का सिंथेसिस भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए जो इक्वेशन, जो रिएक्शन सेल में परफॉर्म होगी, उस रिएक्शन को, उस इक्वेशन को करवाने के लिए आयरन की प्रेजेंस एसेंशियल है। तो आप बताइए कि दिस होल रिएक्शन फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल इज इंड्यूस्ड बाय आयरन। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरे नंबर पे पिगमेंट है, अभी तक हम क्लोरोफिल के बारे में बात कर चुके हैं, दो ही क्लोरोफिल हमने पढ़ने हैं हायर प्लांट्स में, क्लोरोफिल ए पढ़ना है और क्लोरोफिल बी पढ़ना है। अब जो नेक्स्ट पिगमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कैरोटिनॉइड्स। जैसे ये पिगमेंट आपको येलो या येलो ऑरेंज कलर के दिखते हैं और क्रोमेटोग्राम पर भी आपको ये येलो ऑरेंज कलर के ही दिखेंगे। आप ये बात याद रखिए कि कैरोटिनॉइड्स में भी आपको दो टाइप याद करने हैं, फर्स्ट कैरोटीन है और सेकंड जेंथोफिल्स हैं। अभी हम जो पहले कैरोटिनॉइड्स में बात करने वाले हैं वो हम कैरोटीन्स की बात करने वाले हैं। कैरोटीन्स अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो कैरोटीन या कैरोटिनॉइड डिस्कवर हुआ था वो कैरेट से डिस्कवर हुआ था, कैरेट से। इसीलिए इनको नाम क्या दे दिया गया, कैरोटीन, कैरोटिनॉइड। आप देखिए, कैरोटिनॉइड या कैरोटीन आप वर्ड बोलते हैं, इस वर्ड में आपको कैरेट का फील आएगा, कैरेट से कैरोटीन, कैरेट से कैरोटिनॉइड्स। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैरोटिनॉइड ढूंढा गया था, कैरोटीन ढूंढा गया था, वो कौन था, बीटा कैरोटीन। कहां से ढूंढा गया था, गाजर से ढूंढा गया था जी, कैरेट से, इसलिए कैरोटिनॉइड या कैरोटीन नाम है इनका। दूसरी बात है, ये येलो ऑरेंज कलर के होते हैं। कहां दिखेंगे, क्रोमेटोग्राम पर दिखेंगे। हम क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट में पढ़ के आए हैं। क्लोरोफिल ए ब्लू ग्रीन कलर का दिखता है, क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन दिखता है, तो कैरोटिनॉइड येलो ऑरेंज दिखते हैं, कैरोटीन्स। इनमें कार्बन और हाइड्रोजन ही होता है, बस ऑक्सीजन नहीं है। मतलब जो कैरोटीन्स हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ही बने हुए हैं। और याद रखिए, जो प्लांट्स में मिलने वाला कॉमन जो कैरोटीन है वो बीटा कैरोटीन है। और यही कैरोटीन तो कैरेट से ढूंढा गया था, बीटा कैरोटीन ही। जो हम कह रहे हैं ना कि फर्स्ट कैरोटिनॉइड वाज डिस्कवर्ड इन कैरेट, वो कौन सा था, बीटा कैरोटीन ही था। और बीटा कैरोटीन कॉमन है किसमें, प्लांट्स में मिल जाता है अमूमन। और दूसरे जो पिगमेंट्स हैं इसमें वो है जेंथोफिल्स। किसका टाइप बोल रहा हूं, कैरोटिनॉइड्स का। कैरोटिनॉइड कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं। फर्स्ट कौन से हैं, कैरोटीन्स हैं। सेकंड कौन से हैं, जेंथोफिल्स हैं। जेंथोफिल्स यूजुअली येलो कलर के होते हैं। मैं बात आपको समझा दूं, यहां टर्म लगाई गई है, यूजुअली येलो कलर के होते हैं। आपको ऑलवेज नहीं बोलने या आपको सारे नहीं बोलने, क्योंकि कुछ आपको अलग कलर के भी दिखाई दे जाते हैं। कौन, जेंथोफिल्स। इनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है। कैरोटीन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, लेकिन जेंथोफिल्स में कार्बन, हाइड्रोजन और साथ में
आपको ऑक्सीजन्स भी मिल रही हैं। याद रखिए, ल्यूटीन नाम का जो जेंथोफिल है वो आपको प्लांट्स में कॉमनली मिलता है। बीटा कैरोटीन कॉमन है प्लांट में, कैरोटीन का टाइप। ल्यूटीन कॉमन है प्लांट्स में, जेंथोफिल का टाइप। और ल्यूटीन एक येलो कलर का पिगमेंट है। अब यहां इस बात पर आप ध्यान दीजिए कि हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए आपको 3 पिगमेंट दिमाग में रखने हैं। अब आगे हम जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, या आगे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, उसमें हम 3 ही पिगमेंट्स को दिमाग में लेकर चलेंगे। पहला क्लोरोफिल ए, दूसरा क्लोरोफिल बी, और तीसरा पिगमेंट हम कैरोटीनॉइड्स याद करेंगे। अब हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ये 3 पिगमेंट काम कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। अब क्लोरोफिल ए बताइए मेन पिगमेंट है, बी और कैरोटीनॉइड्स ये दोनों के दोनों हमारे लिए एसेसरी पिगमेंट्स हैं, हेल्पर हैं। तो हायर प्लांट्स में 3 पिगमेंट हमें पढ़ने हैं। अब जब आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, ये आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर 210 पर हेडिंग मिलेगी। 210 नंबर पेज आप जब पूरा पिगमेंट्स के लिए पढ़ेंगे और आप जाएंगे 211 नंबर पेज पर, तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में एक इंपॉर्टेंट लाइन मिलने वाली है जो कि मेनली एसेसरी पिगमेंट्स के लिए ही लिखी गई है। वो लाइन क्या है? वो लाइन ये है कि जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, वहां पर एनसीईआरटी में टर्म एसेसरी पिगमेंट्स नहीं, उन्होंने लिखा है दे। अब दे टर्म किसके लिए है? तो बताइए, दे टर्म एसेसरी पिगमेंट्स के लिए है, एसेसरी पिगमेंट्स के लिए। अब इसको समझिए कि एसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स, एसेसरी पिगमेंट्स हमने पढ़े, not only enable a wider range of the wavelength of the incoming light to be utilized for the photosynthesis। जो सनलाइट आ रही है उस सनलाइट का यूटिलाइजेशन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड तीनों ही करेंगे। मेन पिगमेंट कौन है? क्लोरोफिल ए है। क्या फोटोसिंथेसिस में सिर्फ क्लोरोफिल ए काम करेगा? नहीं, एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स भी काम करेंगे। क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम पर सिर्फ क्लोरोफिल ए ही लाइट एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, क्लोरोफिल ए के साथ एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स भी लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, यही लिखा है। दे नॉट ओनली, वो लाइट ही एब्जॉर्ब नहीं करते, a wider range of the wavelength of incoming light to be utilized for the photosynthesis, but also protect the chlorophyll A from photo oxidation, कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते भी हैं। अब इस बात को समझते हैं। देखिए, ये मेरे पास कोई क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है और हमें पता है कि हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ कोई क्लोरोफिल ए ही नहीं होता। मैं एटॉमिक लेवल पर जा रहा हूं बच्चे,
इस बात का आप ध्यान रखिए, मैंने एटम बनाया है, सेंटर में न्यूक्लियस है बच्चे ये, और साइडों में जो बनाए वो उन्हें ऑर्बिटल्स बनाए, ऑर्बिट्स हैं इसके। तो क्लोरोफिल ए अकेला नहीं है, ए के साथ क्लोरोफिल बी भी है, और क्लोरोफिल बी के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी हैं। जी बिल्कुल है। हुआ ये कि सनलाइट जो है वो ऊपर से फॉल हुई है सभी पिगमेंट्स पर एक साथ। अब जो सनलाइट फॉल हुई है, लाइट में एनर्जी है, कल भी हमारी बात हुई थी, फोटोनिक एनर्जी बोलेंगे हम लाइट एनर्जी को। लाइट एनर्जी को फोटोनिक एनर्जी बोलेंगे। तो सिंपल बात है कि जब ये लाइट क्लोरोफिल ए पर गिरेगी तो क्लोरोफिल ए में जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर वाले ऑर्बिटल में, वो निकलकर बाहर वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, मतलब लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर आ गया इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही इनके साथ भी होगा कि इनका इलेक्ट्रॉन भी हाई एनर्जी लेवल पर आएगा, और ऐसा ही इनके साथ भी होगा कि इनका इलेक्ट्रॉन भी हाई एनर्जी लेवल पर आ जाएगा। अब याद रखिए, जो एसेसरी पिगमेंट हैं बी और कैरोटीनॉइड, इन्होंने जो लाइट एब्जॉर्ब की, और लाइट एब्जॉर्ब करने की वजह से इनका एनर्जी लेवल हाई हो गया, तीनों पिगमेंट का, ए का, बी का, कैरोटीनॉइड का। अब जो क्लोरोफिल बी एसेसरी पिगमेंट है और कैरोटीनॉइड जो कि एसेसरी पिगमेंट है, ये दोनों ही अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल ए को। अब क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी हो गई है ज्यादा। देखिए आप, एक तो क्लोरोफिल ए के पास एनर्जी लाइट वाली है, दूसरा जो एसेसरी पिगमेंट्स पर लाइट गिरी उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, उनकी एनर्जी भी किसको ट्रांसफर हो गई, क्लोरोफिल ए को, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफर हो गई। अब क्लोरोफिल ए का एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, और इस क्लोरोफिल ए का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से निकल गया है बाहर। बोलिए, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना ऑक्सीडेशन है। और लाइट का गिरना फोटो। तो लाइट की वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं फोटो ऑक्सीडेशन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे जाकर काम आएगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, मतलब क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फोटोसिंथेसिस चलेगा। और क्लोरोफिल ए का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर गया है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। एक तो एनर्जी लाइट वाली है, दूसरी एसेसरी पिगमेंट्स वाली है, तो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है। अब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोसेस चलाएगा कौन सा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इसमें काम आएगी कौन, CO2, और फाइनली हमारे पास ग्लूकोज बनेगा। ठीक है। अब आप समझते जाइए इस बात को कि जब फोटो ऑक्सीडेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चला, तो लाइट तो कंटिन्यू फुल डे इस प्लांट पर गिरती ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल में से निकलते ही रहेंगे, तो क्लोरोफिल तो डैमेज हो जाएगा। बोलिए, ऐसा नहीं होता है। कारण यह है कि फोटोसिंथेसिस में एक कंपाउंड और भी है जिसे आप वाटर के नाम से जानते हैं, जो काम आएगा। बताइए, जब क्लोरोफिल पर लाइट गिरती है तो साइमल्टेनियसली वाटर का ब्रेकडाउन हो जाता है। जनरली जब हम वाटर का ब्रेकडाउन करते हैं ना बच्चे, तो हम उसे तोड़ते हैं H+ में और OH- में। H+ और OH- में। लेकिन फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जब हम वाटर को तोड़ेंगे तो हम इसे तोड़ेंगे H+ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। इसे हम वाटर का फोटोलाइसिस कहेंगे। फोटोलाइसिस।
लाइट गिरने की वजह से वाटर का क्या हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, फोटोलाइसिस, और उसमें वाटर टूटा H+ आयंस में, इलेक्ट्रॉन्स में और ऑक्सीजन में। तो बताइए वाटर किसके साथ टूटा, क्लोरोफिल ए के साथ टूटा, क्योंकि इधर लाइट क्लोरोफिल ए पर गिरी और उधर वाटर साइमल्टेनियसली टूट गया साथ में, दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। और वाटर से निकलने वाली ऑक्सीजन कौन सी है, बताइए, एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक नेसेंट ऑक्सीजन, O, एटम, एटम O। अब ऑक्सीजन हम पढ़ते हैं O2 या हम पढ़ते हैं O। अगर O2 और O में से बोला जाए तो बताइए एटॉमिक ऑक्सीजन, सिंपल O, अकेला O, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है, हाईली रिएक्टिव ऑक्सीजन है। क्लोरोफिल ए से अभी इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्लोरोफिल ए अपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करवाना चाह रहा है, ऑक्सीजन रिएक्शन करना चाह रही है। तो बताइए ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है किससे रिएक्ट कर जाएगी, क्लोरोफिल से। और अगर इस नेसेंट ऑक्सीजन ने क्लोरोफिल से रिएक्ट कर लिया तो क्लोरोफिल डैमेज हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल की केमिकल स्ट्रक्चर बदल जाएगी। ये भी एक तरह से फोटो ऑक्सीडेशन ही है क्लोरोफिल का, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन ही है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लोरोफिल डैमेज नहीं होना चाहिए और क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस होने चाहिए। अब इस बात को समझिए, अगर लाइट कंटिन्यू गिरेगी फुल डे तो वाटर भी कंटिन्यू टूटेंगे। चलिए हम दो वाटर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक इसके साथ दूसरा वाटर मॉलिक्यूल और है, वो भी टूट गया। H+ आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कौन सी निकली है, नेसेंट ऑक्सीजन निकली है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जाकर क्लोरोफिल से रिएक्ट ना करे। कोई बात नहीं, बताइए नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़कर कन्वर्ट कर दिया जाएगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेस रिएक्टिव है और वो चली जाएगी एटमॉस्फेयर में और क्लोरोफिल बच जाएगा। अब ये बात याद रखनी है कि कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट्स ही वो पिगमेंट्स हैं जो नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज करते हैं और क्लोरोफिल को बचाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन से। नेसेंट ऑक्सीजन से क्लोरोफिल बचेगा, लेकिन अभी भी उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी तो है ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम आ गए। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन वाटर से निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे, इस क्लोरोफिल को मिलेंगे। तो क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल के बैलेंस कर दिए हैं वाटर ने। यही कारण है कि फोटोसिंथेसिस में जब क्लोरोफिल पिगमेंट पर लाइट गिरती है तो साइमल्टेनियसली वाटर का ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए से जितने भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस वाटर करेगा और उनसे निकलने वाली ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन है वो कहां से आई है, फोटोसिंथेसिस से तो आई है, मतलब वाटर से निकल के तो आई है। और दूसरी बात है, ग्लूकोज में क्या है, बोलिए, C6H12O6, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में काम कौन आ रहा है, CO2, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन तो क्लोरोफिल वाला चला जाएगा और प्रोटॉन्स वाटर वाले। और बताइए इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज इक्वल टू हाइड्रोजन, पूरा हाइड्रोजन बनेगा और ये जुड़ेगा CO2 के साथ और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। सब चीजें बैलेंस है। लेकिन अगर इस क्लोरोफिल के साथ वाटर का टूटना क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो क्लोरोफिल डैमेज होने के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए हमने वाटर को एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट बोला है। बताइए क्या क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं? जी हां, करते हैं। क्या ये पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट्स हैं, ये दोनों ही पिगमेंट्स क्लोरोफिल के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी? बिल्कुल करते हैं। क्या एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को बचाते हैं? बिल्कुल बचाते हैं। अगर पूछा जाए कैसे, तो आप बता सकते हैं कि कैरोटीनॉइड्स क्लोरोफिल के साथ टूटने वाले वाटर से निकलने वाली नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज करते हैं, जिससे कि क्लोरोफिल उस नेसेंट ऑक्सीजन से, एटॉमिक ऑक्सीजन से बचा रहता है। तो हम कह रहे हैं एसेसरी पिगमेंट्स लाइक कैरोटीनॉइड्स
not only enable a wider range of the wavelength of incoming light to be utilized for the photosynthesis, but also protect the chlorophyll A from photooxidation. यहां आप ये बात भी समझिए कि आप क्लोरोफिल ए को बॉडी कह सकते हैं और कैरोटीनॉइड को बॉडी गार्ड। जहां जहां बॉडी वहां वहां बॉडी गार्ड। मतलब अगर हम ये कह रहे हैं कि प्लांट्स में क्लोरोफिल ए एक यूनिवर्सल पिगमेंट है O2 लाइब्रेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स में, अब जो ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस के टाइम पर O2 लाइब्रेट करेंगे, ऑक्सीजन को लाइब्रेट करेंगे, वो यूज तो वाटर का ही करेंगे ना हाइड्रोजन के लिए। और जो ऑर्गेनिज्म वाटर का यूज करेगा वो नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा, और जो नेसेंट ऑक्सीजन निकालेगा उसको मॉलिक्यूलर में चेंज करने के लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? कैरोटीनॉइड की। तो आप कह सकते हैं इन प्लांट्स कैरोटीनॉइड्स आर आल्सो यूनिवर्सल अलॉन्ग विद क्लोरोफिल ए, कि जहां जहां क्लोरोफिल ए होगा वहां वहां वाटर टूटेगा, जहां वाटर टूटेगा वहां नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी, और जहां नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगी उसको मॉलिक्यूलर में चेंज करने के लिए साथ में कैरोटीनॉइड रहेंगे। मींस क्लोरोफिल ए के साथ साथ कैरोटीनॉइड्स भी प्लांट के लिए एक तरह से यूनिवर्सल पिगमेंट्स हो गए हैं। तो हम ये लाइन भी यहां से क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई है। इसके बाद हम चलें तो हमारे पास तीसरे टाइप के पिगमेंट हैं फाइकोबिलीन्स। लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि आपको फाइकोबिलीन्स पिगमेंट्स को केवल पढ़ना है और निकल जाना है, क्योंकि हमारे चैप्टर से ये रिलेट नहीं करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, लेकिन हायर प्लांट्स में इनमें आपको नहीं पढ़ना है। ये हॉट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स हमने क्या बोला है? लिपिड सॉल्युबल, या हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल। लिपिड है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उनमें डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन ये हॉट वाटर में, गर्म पानी में डिसॉल्व होते हैं। इनमें मैग्नीशियम और फाइटोल टेल नहीं होता, मतलब हेड तो है लेकिन मैग्नीशियम नहीं है कोर मेटल इनकी, और फाइटोल टेल भी नहीं है। टाइप्स इसके आपको दो याद करने हैं, फाइकोसाइनिन याद करना है, फाइको इरिथ्रीन याद करना है, और एक एलोफाइकोसाइनिन और आपको याद करना है। वैसे आपको दो ही याद रखने हैं, फाइकोसाइनिन और फाइको इरिथ्रीन, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे मॉड्यूल में क्या तीसरा पिगमेंट एक एक्स्ट्रा और लिखा गया है, एलोफाइकोसाइनिन। आप तीनों को याद करिए। फाइकोसाइनिन क्लियर है, नाम साइनिन, ब्लू कलर का पिगमेंट है। फाइको इरिथ्रीन रेड कलर का पिगमेंट है। तो याद करते हैं, डाइवर्सिटी में आपने ऑर्गेनिज्म पढ़ा है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए कहते हैं जिसको, उसमें फाइकोसाइनिन मिलता है, और फाइकोसाइनिन की वजह से उसका ब्लू कलर है। और दूसरा रेड ग्रीन एल्गी, रेड कलर की एल्गी हम पढ़ते हैं, उसमें रेड कलर इस फाइको इरिथ्रीन की वजह से ही है। और आप ये याद रखिए कि जो रेड एल्गी है और बीजीए है, कौन कौन? ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए, और रेड एल्गी जो है ये लोअर प्लांट्स हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स में कंसीडर किए जाते हैं। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें आपको ये मिलेगा। और हमारे चैप्टर का नाम तो क्या है? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में आपको ए, बी और कैरोटीनॉइड ही पढ़ने हैं। फाइकोबिलीन्स को केवल रीड करना है और आगे निकल जाना है। ये अगर आपको याद भी नहीं होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे चैप्टर में फाइकोबिलीन्स को हमने इन्वॉल्व नहीं करना है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि हायर प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस में इनकी कोई भी हेल्प नहीं है।